Good evening, everybody. Bache, I hope you are able to hear my voice clearly. So, bache, in the previous class, we had finished up with force and laws of motion. हमने ये chapter जो था वो complete कर लिया था. And I told you कि I will be actually deciding कि हम कौन सा chapter start करें. So, bache, keeping all the components in mind, whatever syllabus we have done, I felt कि हमें gravitation का जो chapter है वो शुरू करना चाहिए. I think most of you might have done this in school also, या ये आने वाले टाइम में ये होगा स्कूल में. And why this is relevant now is we have already done force and laws of motion. Force and laws of motion कर लिया है तो gravitation उसके साथ related है. All right. So this chapter now at this moment will be easier for you to understand. Okay. All right. So बच्चे, when you talk about gravitation actually क्या होता है? अब अच्छा, when you talk about gravitation, this is something which we commonly call as gravity, जिसको हम gravity कह देते हैं. Okay, the force of attraction which is exerted by earth. पर बच्चे, one thing that we need to understand, जो एक चीज हमें समझनी है, when you talk about force of gravitation, जब हम gravitation force की बात करते हैं, it is something which is existing between any two objects in the universe. For example, let's say अट्रैक्शन का फोर्स है वो एग्जिस्ट करता है. इट इज अनदर थिंग कि हम उस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाते बिकॉज दैट फोर्स इज वेरी स्मॉल. बट वी नीड टू रिमेंबर, बच्चे हमें क्या याद रखना है? वी नीड टू रिमेंबर दैट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट इज नोन एज ग्रेविटेशन. अगर हम अपने कॉमन वर्ड्स में देखें, जो कॉमन लेमैन या कॉमन टर्म्स में हम कहते हैं, ग्रेविटेशन को हम ग्रेविटी बोल देते हैं. ग्रेविटेशन इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज ग्रेविटी. पर बच्चे हमें ये चीज याद रखनी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्रेविटेशन जो है इट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. ओके, एंड इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी व्हाट ग्रेविटेशन इज. ग्रेविटेशन एक्चुअली होता क्या है अगर हम कॉमन टर्म्स में भी बोलें. ओके, so it is commonly referred to, हम इसको किस चीज का रेफर करते हैं? इट कॉमनली रेफर्ड टू एज फोर्स ऑफ, commonly referred to as gravity which is force, या आप कह सकते हो which is attractive force exerted by earth, which is attractive force exerted by earth on other objects. तो बच्चे कॉमनली हम ग्रेविटेशन को क्या बोल देते हैं? ग्रेविटी बोल देते हैं. जो अर्थ क्या करती है? अट्रैक्टिव फोर्स अर्थ एक्सर्ट की है ऑन ऑब्जेक्ट्स. ओके, पर बच्चे अगर हम इसको रियल सेंस फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से देखें, थ्योरेटिकली देखें, तो इट इज एक्चुअली फोर्स इज एक्सर्टेड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स. कोई भी दो उनके बीच में जो फोर्स उसको हम ग्रेविटेशन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे आप और आपका एक फ्रेंड है, यू आर स्टैंडिंग, बीच में भी ग्रेविटेशन की फोर्स होती है. एंड दैट इज द नेचर. आप जो अट्रैक्टिव बहुत है, आपका मास ग्रेविटेशन फोर्स को आप उसका इफेक्ट अगर हम देखना चाहते हैं तो वो कब देख
बच्चे कैन यू हेयर माय वॉइस? कैन यू हेयर माय वॉइस क्लियरली? ऑलराइट, ठीक है. So, बच्चे, when you talk about gravitation, gravitation is the force of attraction between any two objects in the universe. अब बच्चे, when you talk about gravitation, जब हम gravitation की बात करते हैं, okay, जब हम gravitation की बात करते हैं, हम gravitation की बात करते हैं, okay, gravitation is the force of attraction between any two objects in the universe. किसी भी दो हम ग्रेविटेशन कहते हैं. अब चाहिए ऑफ ग्रेविटेशन देते हैं. Okay, are you able to hear my voice clearly now? All right, chalo, let's hope this time connection does not break. Okay, so it is commonly referred to as gravity. हम gravitation के बारे में discuss कर रहे थे बच्चे. And बच्चे, credit for discovery
Okay, credit for discovery of gravitation, it is given to Isaac Newton. अब अजय इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक्चुअली, आपने कई पिक्चर्स में भी देखा होगा, इसमें कैसे शो किया है कि आइजक न्यूटन इज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड व्हाट हिज हेड. सो सबसे पहले जो इसका क्रेडिट है वो किसको दिया है? इट इज गिवन टू आइजक न्यूटन. ओके, आइजक न्यूटन को क्या किया जाता है, इसका क्रेडिट दिया गया है. अब अच्छा, जब आइजक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था और उनके हेड पे जब ये एप्पल गिरा, सो इट इज सेड दैट ही एक्चुअली वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो व्हाई एप्पल इज एक्चुअली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ. ओके, व्हाई एप्पल इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ऐसा क्यों हो रहा है, ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो दिस. तो बच्चे ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन. हाँ जी नितिन जी. सर मैं एक बार वो आइजैक न्यूटन के लिए सर बारे में सर फैक्ट्स यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसमें बताया गया था कि सर जो आइजैक न्यूटन थे सर, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को देखने के लिए जो स्टोरी बताई गई है कि वे पेड़ के नीचे बैठे होते थे और एप्पल गिरता है, तो वो सब उसमें बताते हैं कि वो जो है वो एडिट किया गया हुआ है वो न्यूज़पेपर के द्वारा. असल में ये हुआ था कि वो बाहर से देख रहे थे, उनके मीन्स वो अपने ऑफिस में जब काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने ऑफिस की खिड़की से देखा था, पेड़ के नीचे से, पेड़ के उनकी खिड़की के सामने जो पेड़ था एप्पल का था, और एप्पल से वो एक एप्पल गिरा था, तो उसी से आइडिया मिला था. लेकिन जो ओके, न्यूज़पेपर वाले थे ना, उन्होंने एडिट कर ऑलराइट, ओके. प्रिंट किया था उसे. और बच्चे इसलिए तो मैं कह रहा था ना, दिस इज एक्चुअली अ स्टोरी व्हिच इज डू एज एन इंसिडेंट. ठीक है, फैक्ट एक्चुअली बिहाइंड दिस, जो सबसे बड़ी चीज हमें ये सोची है, क्या आइजैक न्यूटन से पहले किसी ने कोई चीज को अर्थ की तरफ गिरते नहीं देखा होगा? देखा होगा, पर नोबडी एक्चुअली थॉट अबाउट इट. ठीक है ना, किसी ने इसके बारे में नहीं सुना. ठीक है, सोचा. तो व्हाट हैपेंड, आइजैक न्यूटन स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड दिस इज हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन केम इन. सो बच्चे, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन और वॉट एवर वी नो एज ऑफ नाउ, जो हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशन के बारे में अब जानते हैं, ओके, ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? सर दिया. सो बच्चे, फोर्स एंड मोशन में न्यूटन लॉ पढ़ने, ग्रेविटेशन. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द स्टेटमेंट फर्स्ट. ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हाँ जी अक्षर. सर आपकी आवाज अच्छी तरह नहीं आ रही सर, कट कट के आ रही है. अब बच्चे, nowadays what is happening is due to weather conditions, कई बार हमारी जो नेटवर्क की रेंज है वो खराब होने लग जाती है. टुडे आल्सो इन इवनिंग वी हैड बहुत ज्यादा बारिश थी आज इवनिंग में. ओके, सो दैट इज व्हाट, कई बार जो है नेटवर्क बीच में जो है वो कट जाता है. ठीक है, आई होप मतलब बिल्कुल ही आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही? सर मतलब बीच में आ रही है सर, फिर रुक रही है सर, फिर आ रही है, कट कट के आ ओके, रही है सर. जब समझा रहे हो मतलब बीच में रुक जाता है, फिर आप आगे वाला आ जाता है सर, ऐसे आ रही ओके, है. ऑलराइट, ओके. चलो, लेट्स सी फॉर अ मोमेंट, देखते हैं, मे बी इट विल गेट बेटर. ठीक है, ऑलराइट. सो बच्चे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज आवर लॉ. हमने इस चैप्टर में इसी लॉ को यूज करके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं. सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द स्टेटमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, अब ये बच्चे लॉ जो है, इसमें क्या स्टेटमेंट दी गई है? इट इज एक्चुअली द होल समरी, जो न्यूटन ने सारा वर्क किया था ग्रेविटेशन में, उसकी समरी है इसके अंदर. व्हाट इज the force of gravitation, the force of gravitation between any two objects, the force of gravitation between any two
objects. Any objects universe to act in universe is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. What does this law say? The force of gravitation between any two objects, बच्चे कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसके इक्वल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. उनके मासेस का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स उसके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, अब बच्चे इसको जरा सा एनालाइज करके दें. लेट्स वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स. आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हमने ले ली और इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बच्चे आप कहां से लोगे? यू विल टेक दिस एग्जैक्टली फ्रॉम देयर सेंटर्स. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपको कहां से लेना है? एग्जैक्टली फ्रॉम देयर सेंटर्स. सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. लेट्स पुट इट एज d. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन. ऑलराइट, उसके बाद बच्चे लेट्स से दिस इज ऑब्जेक्ट ए, इस मास है m1, दूसरे का मास है m2. डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हो गया d. तो बच्चे इफ आई लुक एट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज इट सेइंग? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between any two objects, it is directly proportional to product of their masses. तो बच्चे अगर मैं पहली कंडीशन देखूं, force is directly proportional to product of their masses. m into m2, product of their mass मतलब क्या होता है? So F is directly proportional to their masses. m1 m2. This is my first relation. What is my second relation? It is inversely proportional to square of distance between them. Inversely proportional to square of distance between them. तो बच्चे इसको कैसे लिखेंगे? F is proportional to 1 over d square. Okay. Second हमारी क्या बनेगी इक्वेशन? F is proportional to 1 over d square. हाँ जी सात्विक. What is force directly proportional to, sir? Because I have network problems. बच्चे F is directly proportional to product of their masses. Product of their mass directly proportional. That means आप दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है उसको मल्टीप्लाई करोगे जिनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन देख रहे हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आपको डिस्टेंस का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा. अब बच्चे अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को या इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करूं, कंबाइनिंग 1 and 2, इफ आई कंबाइन देम, कंबाइनिंग 1 and 2, अगर मैं 1 and 2 को कंबाइन कर दूं तो बच्चे व्हाट विल यू गेट? वील राइट इट एज F is proportional to product of masses m1 m2 divided by F is proportional to m1
m2 का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय d square. All right, this is my relation. F is proportional to product of masses m1 m2 by d square. अब अच्छा यहां जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इसको अगर आपको हटाना है तो आपको यहाँ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा. तो बच्चे इसकी जगह हम जब इक्वल टू डालेंगे, यहाँ कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी, यहाँ कांस्टेंट आएगा कैपिटल जी, which is known as universal gravitation constant, g m1 m2 by d square. And बच्चे if you remember जब हमने फोर्स के रिलेशन में कांस्टेंट लगाया था तो वहां हमने रिलेशन लगाया था k और उसकी वैल्यू हमने मानी थी 1. पर इन दिस केस g कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 नहीं है, इसकी वैल्यू जो है वो 1 नहीं है. It has a constant value but it is not 1. So what is this capital G known as? Capital G is, what is capital G? Capital G is universal gravitation constant. Capital G क्या है? Universal gravitation constant. Alright? और बच्चे ये जो कैपिटल G है इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली किसने डिटरमिन की थी? Its value was experimentally determined by Henry Cavendish in laboratory. इसकी वैल्यू किसने डिटरमिन की? Its value was determined experimentally by Henry Cavendish. इसकी वैल्यू बच्चे किसने डिस्कवर की थी एक्सपेरिमेंटली बाय हेनरी कैवेंडिश. तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इट्स वैल्यू वाज डिटरमिन्ड बाय हेनरी कैवेंडिश इन द लैब. और बच्चे इसकी जो वैल्यू है कैपिटल जी की, it is a constant value, it is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. All right, this is the value, this is the constant value of capital G. आप बच्चे यूनिवर्स में किधर मर्जी चले जाओ, you go under water, you go in vacuum, go into outer space, stay on the surface of earth, go to Mars, बच्चे कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी. इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. इट विल बी ट्रू, इट बी वैलिड इन ऑल कंडीशंस. आप जिस मर्जी कंडीशन में चले जाओ, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब आप फोर्स निकालोगे उसमें जो जी की वैल्यू आप यूज करोगे इट बी कांस्टेंट. And this value is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. So this value is constant throughout the universe. ये बहुत important point है, ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है. Okay, this value is constant throughout the universe. जिस मर्जी कंडीशन में चले जाओ. Okay, this value is constant throughout the universe. कई बार बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें बोला जाए कि आप वैक्यूम में चले गए तो कैपिटल जी की क्या वैल्यू होगी? बच्चे वैल्यू सेम रहेगी. हमने ये नहीं सोचना कि अर्थ के सरफेस पे कैपिटल जी की वैल्यू ये है, मार्स पे जाएंगे तो कुछ और हो जाएगी, ऐसा नहीं है. इट इज वैल्यू इज कांस्टेंट थ्रूआउट द यूनिवर्स इन एवरी कंडीशन. ओके, इवन इन वैक्यूम के अंदर भी यही वैल्यू रहेगी. इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ओके, एंड दिस वैल्यू इज 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. ओके, अब बच्चे आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो बहुत कॉमन है. डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. डिफाइन यूनिवर्सल
gravitation constant. Define universal gravitation constant. ओके, आपको बोला जाएगा कैपिटल जी को डिफाइन करो. ऑलराइट, कैपिटल जी को डिफाइन करो. डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. अब अच्छा, हाउ विल वी डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट? ओके, फिजिक्स में एक बहुत आसान तरीका होता है डिफाइन जब भी करना होता है, फॉर्मूला यूज करते हैं और सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिख देना है. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप बच्चे, ये फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G m1 m by d स्क्वायर. अब अच्छा, मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं. लेट्स से मास 1 is 1 kg, mass 2 is also 1 kg, और d स्क्वायर है. d की वैल्यू क्या है? 1 मीटर. अब अच्छा, सारी वैल्यूज जो हैं हम यूनिफॉर्म में लिख दी. मास दोनों 1 kg ले लिए हमने, सारे यूनिट मास यूनिट डिस्टेंस. अब अच्छा, पुट दीज वैल्यूज इन दी फॉर्मूला. इन वैल्यूज को फॉर्मूला Alright. Is equal to G. What is the value of M1? हमने बचे वैल्यू ऑफ M1 लिया है 1 kg. Alright. उसके बाद हमने दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 1 kg ली है. Alright. And divided by distance 1 meter. तो it would be 1 meter square. ओके, ये हमारी वैल्यूज आ गई. इस केस में क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अगर बच्चे आप कभी भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, मास 1 kg है, दोनों का जो सेपरेशन है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर. तो बच्चे ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी एंड योर F विल बिकम इक्वल टू G. 1 1 कैंसिल होगा, G बचेगा आपका सिर्फ, एंड G की जो वैल्यू होगी वो F के इक्वल होगी. So, how you define universal gravitation? It is defined as it is defined. How will we define this? It is defined as equivalent to force when two simple कर लेते हैं. How will we define this? Okay, just a moment. हाँ जी, एकार्थ. सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा अटक रही है. बच्चे, I understand that ये एक चीज है जिसको मैं हेल्प नहीं कर सकता. ठीक है, I understand नेटवर्क इशू है. I have turned out the recording also. ठीक है ना? So we saving ठीक है. लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस ऑफ. ठीक है, आ जाते हैं, इसको हम करते हैं, देन विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट.
just a moment. Okay, so बच्चे if I look at this relation, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट मास 1 kg है और उनको मैं डिस्टेंस 1 मीटर पे रख लूं, तो बच्चे मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट किसके हो जाएगा, जो उनके बीच में फोर्स है। तो इसको मैं कैसे डिफाइन करता हूं? ओके, इट इज इक्विवेलेंट टू force exerted between two objects it is equivalent to force exerted between two objects of unit mass. It is equivalent to force exerted between two objects of unit mass separated by unit distance. All right. This is the force between two of unit mass separated by unit distance. और बच्चे आपके पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मास 1 kg है और आप उन्हें 1 मीटर के डिस्टेंस पे रख, तो आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटी किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन दी टू ऑब्जेक्ट्स। तो बच्चे इस तरीके हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। ऑलराइट, और हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 by d स्क्वायर। और बच्चे फोर्स का यूनिट तो हमें पता ही है, फोर्स का यूनिट हम क्या लेंगे? ओके, फोर्स का हम यूनिट लेंगे बच्चे न्यूटन। फोर्स का यूनिट हम क्या लेंगे? विल टेक इट एज न्यूटन। Calculate force of gravitation objects of mass 20 kg and separated by distance of 20 मीटर। बच्चे आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जहां मास एक ऑब्जेक्ट का 20 kg है, दूसरे का 50 kg है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ओके, फॉर्मूला बच्चे हम कौन सा यूज करेंगे? m1 क्या है हमारा? m1 इज 20 kg, m2 इट इज 50 kg। ओके, और जो बच्चे इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वैल्यू आपने यूज करनी है, इट इज 6.6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑलराइट, दिस इज द कांस्टेंट दैट वी हैव टू यूज। F इज इक्वल टू बाई डी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है। इट इज 6.67 into
10 raised to power minus 11 into 20 into 50. All right. बच्चे इसको d स्क्वायर से डिवाइड करना है. All right. So that would be 20 into 20. d square is 20 into 20. अब बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 20 तो सीधा इधर कट गया. All right. Let's try to solve this. 20 तो सीधा कट गया, ये 20 कट गया. All right. अब देखो ये 0 भी कट गया. So it is 5/2, 5/2 और 2.5, 2.5 बच गया. अब बच्चे what you have to do, multiply 6.67 into 2.5. इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर आता है. मल्टीप्लाई 6.67 by 2.5 करके देखिए. Okay, 16.67. That is the answer we are getting. 16.67. It is 16.67 into 10 raised to power minus 11 Newton. 16.67 into 10 raised to power minus 11 Newton. अब बच्चे इसमें डेसिमल को यहां शिफ्ट करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. सो F is equal to 1.667 into 10 raised to power minus 10 न्यूटन. स्टैंडर्ड फॉर्म में कितना आएगा? -10. 1.667 into 10 raised to power minus 10. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमें आंसर. और 10 raised to power minus 12 क्या आना चाहिए आंसर बताइए. ऑल राइट, ठीक है. चलो तो बच्चे हमेशा आंसर को कोशिश करनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ना है. Okay, so this is how you can calculate. This is how you can calculate the force of gravitation. चलो एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चे. Again a question based on this. Okay. Two objects of mass m and 2m are separated by distance d. Calculate force of gravitation between them. Also compare the force if mass of one object, या आप लिखो mass of 2m, या mass of second object
is doubled. ऑलराइट, अब अच्छा इस क्वेश्चन में आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी हुई है, आपको बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m है, दूसरे का 2m है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। दे दी कि अगर मान लो एक जो सेकंड ऑब्जेक्ट, सो इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन, अगर मैं बच्चे इस क्वेश्चन को देखूं तो बच्चे यहाँ जो मेरा m1 है, यहाँ जो मेरा m1 है, m1 is m and m2 it is given as 2m, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज d। ओके, d नहीं लिखते, लेट्स पुट इट एज x, क्योंकि फॉर्मूला में भी d होता है, इसको x लिख लेते हैं। ओके, सो d इज इक्वल टू x। तो बच्चे यहाँ फोर्स कैसे निकलेगा? फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाय d स्क्वायर, पुट दी वैल्यूज, तो F इज इक्वल टू g, वैल्यू ऑफ m1 इज m, वैल्यू ऑफ m2 इज 2m ओवर x स्क्वायर। तो बच्चे दिस मीन्स फोर्स हियर इन द इनिशियल कंडीशन इट इज 2gm स्क्वायर बाय x स्क्वायर न्यूटन। ओके, दिस इज द फोर्स। देखो m इंटू एम स्क्वायर हो गया तो 2m स्क्वायर, तो 2gm स्क्वायर बाय x स्क्वायर न्यूटन। ओके, ये मेरी फोर्स बन गई। ऑलराइट, अब बच्चे दूसरी कंडीशन लेते हैं, दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन। ओके, दिस इज आवर इनिशियल कंडीशन। ऑलराइट, अब जो न्यू कंडीशन है या फाइनल कंडीशन लिख लेते हैं। फाइनल कंडीशन में क्या हुआ, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके मास को डबल कर दिया गया। ओके, उसके मास को डबल कर दिया गया। सो m1 तो m ही है, पर बच्चे जो सेकंड ऑब्जेक्ट इट बिकम्स डबल, सो इट बिकम्स 4m। ओके, एंड d इज x, d में कुछ चेंज नहीं हुआ, डिस्टेंस वही है x। तो बच्चे इफ आई पुट दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू g, m1 की वैल्यू है m, m2 की वैल्यू है 4m ओवर ओके x स्क्वायर। So if I look at this condition, let's put it as f dash. So f dash is f dash कितना आ गया 4gm square by x square न्यूटन। तो बच्चे यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देख रहे हो, क्योंकि मास के साथ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं फोर्स को मैंने डबल किया तो उसी हिसाब से फोर्स भी डबल हो गई। पहले देखो 2gm थी, एक का मास डबल किया तो फोर्स बन गई 4, यानी डबल हो गई फोर्स। अगर मैं मास को ट्रिपल कर देता तो फोर्स क्या हो जाती, ट्रिपल। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ इट विल चेंज। अगर मान लो बच्चे मैं डिस्टेंस को क्या करता, अगर मैं डिस्टेंस को चेंज करूं तो क्या होगा? लेट्स टेक अ कंडीशन वेयर डिस्टेंस इज चेंज्ड। ऑलराइट, लेट्स टेक m1 as m, m2 as 2m and distance as x by 3। मैंने डिस्टेंस को क्या कर दिया, इट इज रिड्यूस टू 1/3, डिस्टेंस को रिड्यूस करके 1/3 कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। f इज इक्वल टू, लेट्स पुट इट एज डबल डैश, ये हमारी थर्ड कंडीशन है। सो g m1 इज m, m2 क्या है 2m, पर बच्चे यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया x by 3, distance is x by 3, so it would be x by 3 whole square। so बच्चे if you solve this out it would be, देखो this x by 3 it would become 9 ऊपर चला जाएगा, तो बच्चे it will become 18gm square by x square। बच्चे जस्ट चेक कि फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है। अगर आप मास को वही रखो पर डिस्टेंस को कम कर दो तो उसका इफेक्ट देखो क्या हुआ है। इनिशियल कंडीशन में 2gm स्क्वायर बाय x स्क्वायर था, पर बच्चे मैंने अगर डिस्टेंस को 1/3 कर दिया तो फोर्स कितनी बढ़ गई, फोर्स हैज इंक्रीज्ड 9 टाइम्स, नॉट 18 टाइम्स, 9 टाइम्स। क्योंकि बच्चे इनिशियल कंडीशन में 2gm था, अब बन गया 18।
तो अगर मैं डिस्टेंस को 1/3 कर रहा हूं तो कितना हो गया? द फोर्स हैज इंक्रीज्ड 9 टाइम्स। तो बच्चे डिस्टेंस को कम करने से फोर्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो दिस इज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, चलो एक और कंडीशन देखते हैं, इसी में ऐड करते हैं। m1 is m, m1 is m, m2 is let's say 2m। अब डिस्टेंस को बच्चे मैं कर रहा हूं 3x। अब मैंने डिस्टेंस को ट्रिपल कर दिया, अब क्या इफेक्ट पड़ेगा? लेट्स ट्राई टू सी द इफेक्ट। f इज इक्वल टू g m इंटू 2m ओवर, बच्चे इट इज 3x, तो 3x, ओके सॉरी, 3x का स्क्वायर करोगे इट वुड बी 9x स्क्वायर। सो f इज इक्वल टू 2gm स्क्वायर बाय 9x स्क्वायर। बच्चे जस्ट कंपेयर, अब फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है? योर फोर्स हैज एक्चुअली डिक्रीज्ड, फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, इट हैज बिकम 2/9। इनिशियल कंडीशन क्या थी? 2gm स्क्वायर बाय x स्क्वायर, अब हो गया 2/9। तो बच्चे यहां फोर्स क्या हो गई है? इट हैज डिक्रीज्ड, इट हैज डिक्रीज्ड। ओके, तो बच्चे यहां हमें यह समझना है कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूं मास सेम रख के तो मेरी फोर्स कम हो जाएगी। अगर मैं डिस्टेंस को कम करता हूं तो उसका स्क्वेयरिंग इफेक्ट है, फोर्स उतने टाइम्स बढ़ जाएगी स्क्वायर करके। अगर आप मास को बढ़ाते हो तो वो प्रोडक्ट के हिसाब से बढ़ती है, मास कम करते हो तो प्रोडक्ट के हिसाब से कम होगी। तो बच्चे दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दिस लॉ। दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द मासेस और डिक्रीजिंग द डिस्टेंसेस। ठीक है, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक समझ आ गया सबको? इज दिस क्लियर? All right. बच्चे, are you able to hear my voice clearly now? आपको अब आवाज क्लियर आ रही है? All right. चलो ठीक है। So that means we can continue further. थोड़ा सा आगे हम थ्योरी और कर लेते हैं। All right. Let's continue this further. Okay. All right. All right. Calculate the force of gravitation between Earth and Moon. All right. बच्चे, this question is given in the NCERT book also. ठीक है, अर्थ और मून के बीच में आपको क्या करना है? फोर्स निकालनी है। I will just give you the values. Mass of Earth, just a moment. Okay, I think it is 6 into 10 raised to power 24 kg. All right. So बच्चे, mass of Earth आपको दिया हुआ है, it is 6 into 10 raised to power 24 kg. All right. Mass of moon, okay, let me just check mass of moon कितना है. All right, mass of moon is all right, it is 7.34 into 10 raised to power 22 kg. mass of moon कितना है? It is 7.34 into 7.34 into 10 raised to power 22 kg. All right. And बचे distance of separation between moon and earth. Okay. Distance from earth to moon. It is okay. Just a moment.
Okay, so distance of moon from earth, what is their distance of separation? बच्चे इनके बीच में जो distance है that is 3.84 into 10 raised to power 5. 1 2 3 4 5. Okay, 3.84 into 10 raised to power 5 kilometers. बच्चे आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा and you can take value of g as 6.7. बच्चे कई बार न्यूमेरिकल में आपको बोला जाता है कि 6.7 ले लो g की वैल्यू, क्योंकि इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट इज इन एक्सपोनेंट्स. तो 6.7 into 10 raised to power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ओके, चलो try to calculate the force of gravitation between earth and moon. बच्चे this question is often given in the school exams. स्कूल एग्जाम में इसको दे दिया जाता है बहुत कॉमनली. इट इज अ 3 mark क्वेश्चन. ये 3 marks का क्वेश्चन है जो आपको स्कूल में मिलता है. ओके, इट इज जस्ट दैट कि इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशंस करनी है. बच्चे कैपिटल जी की वैल्यू हमें बोला गया है 6.7, तो 6.7 इंटू मास ऑफ अर्थ 6, मास ऑफ मून 7.34. अब बच्चे पावर्स एक साथ कर दो. 10 raised to power -11 प्लस 22 प्लस 24. एक्सपोनेंट्स हैं तो एक्सपोनेंट्स के बेसिस पे ही इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है. पावर मैंने सारी एक साथ लिख दी. ऑलराइट, और नीचे मेरे पास बच्चे क्या पावर है? ओके, नीचे मेरे पास डिस्टेंस है. बच्चे कन्वर्ट दिस इनटू मीटर्स. it will be 3.84 into 10 raised to power 8 meters. So it is 3.84 into 3.84 into बचे 10 raised to power 8 बनेगा. 10 raised to power 5 किलोमीटर, 10 raised to power 8 मीटर हो जाएगा. ऑलराइट, so it would become 10 raised to power 16. 10 raised to power 8 बनेगा. ये किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो बच्चे यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1000, सो इट विल बिकम 10 raised to power 8, और उसका स्क्वायर करोगे तो इट विल बिकम 10 raised to power 16. ऑलराइट, अब इसको फर्दर सॉल्व करिए. f is equal to, okay, let's multiply 6.7 into 6 into 7.34. okay, 6.7 into 6, 40.2 into 7.34. all right, this becomes 295.068. 295.068 into, बचे ऊपर कितना बचेगा? 24 plus 22 46. 46 minus 11 is 35, और ये 16 ऊपर आएगा माइनस, तो इट विल बिकम 10 raised to power 19. बचे देखिए एक्सपोनेंट्स में कितनी पावर बचेगी ऊपर. ये 16 भी ऊपर जाके माइनस होगा, तो इट विल बिकम 10 raised to power 19. एक बार क्रॉस चेक करिए. क्रॉस चेक. 3.84 into 3.84. ऑलराइट, दिस इज 14.74. तो बच्चे नीचे आ जाएगा 14.74. बच्चे ऊपर ठीक है पावर, ऊपर 10 raised to power 19 ही आएगा. चेक करिए एक बार. चेक. ऊपर 10 raised to power 19 ही आएगा क्या? चेक करिए. देखो बच्चे, 22 plus 24 is 46. 46 minus 11 is 35, और ये 16 भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 35 minus 16 is 19. अब आप बच्चे इसको इससे डिवाइड करो. 295.068 divided by 14.74, that's equal to 20.01. okay, so f is equal to 20.01 into 10 raised to power 19 न्यूटन. तो बच्चे अर्थ और मून के बीच में इतनी फोर्स है.
20.01 इंटू 10⁻19। अगर बच्चे मैं इसको शिफ्ट करूं यहाँ 2.01 करूं तो यहां पावर कितनी हो जाएगी? टेन रेज़ टू पावर 18. If I shift this here, check this, ये बनेगा, यही बनेगा, चेक करिए, राइट और रॉन्ग? बच्चे इज दिस करेक्ट? वैल्यू चेक करिए। इट वुड बी 18 ही आएगा। टू इंटू 10⁻18, ओके, ऑलराइट। तो बच्चे दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। ओके, इट शुड बी 18 और 20। एक बार बताइए क्या आएगा यहाँ? आई एम शिफ्टिंग दिस डेसिमल हियर, तो इट शुड बी 10⁻20। 10⁻20 होगा कि 10⁻18 होगा? डिसाइड, क्या करेंगे? एटीन और 20? एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक में चेक कर लो, इफ यू आर नॉट श्योर चेक करिए। देखो बच्चे, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हम इसको यहां शिफ्ट कर रहे हैं ना, यहां, तो यहां अगर शिफ्ट करना है तो दैट मीन्स ओरिजिनल में लाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने यहां से यहां डेसिमल शिफ्ट किया है, तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा फर्दर तब यहां आएगा, तो आपको यहां ऐड करना पड़ेगा। सो इट वुड बी 10⁻20। I hope this is clear to everybody. Okay, so this is the force which is existing between earth and the moon. All right, तो बच्चे ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे जहां आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं दो, उनका मास दिया है। You will apply universal gravitation constant and the formula derived from the Newton's law of gravitation, and you will calculate force. थोड़ा सा अगर टफ करना है तो आपको फोर्स दे दी जाएगी और आपको डिस्टेंस दिया जाएगा और बोला जाएगा एक ऑब्जेक्ट का मास निकालो। एक का दिया होगा, एक का नहीं दिया होगा, या स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर रूट निकालने के डिस्टेंस निकालने के लिए दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है। ओके भव्या, व्हाई वी हैव रिटन? बच्चे हाउ वी हैव गॉट 10⁻16? देखो जब हम उसको सॉल्व कर रहे थे तो 10⁻16 कैसे आया था? हमने सारे पावर्स को बच्चे एक साथ ऐड किया ना, ऐड प्लस माइनस जो भी हो रहा था अकॉर्डिंग टू देयर पावर्स। देखो ऊपर क्या था, 10⁻11 प्लस 22 प्लस 24, तो 24 प्लस 22 इज 46, 46 माइनस 11 इज 35। अब बच्चे ये 16 जो है ये ऊपर जाके माइनस होगा ना, 10⁻16 ऊपर जाके माइनस होगा, तो 35 माइनस 16 इज 19। ये जब 16 ऊपर जाएगा तो बच्चे ऊपर जाके ये माइनस होगा ना, जो भी पावर ऊपर है उससे माइनस हो जाएगा। भव्या, इज इट क्लियर?
35 में से हम उसको माइनस करेंगे, जो नीचे वाला पावर है 16, तो इट विल बिकम 10 raised to power 19. Okay, you are asking how it has come 10 raised to power 16. Okay, sorry. All right, बच्चे it is 10, ये स्क्वायर है ना, हम जब भी पावर का स्क्वायर करते हैं, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है बच्चे जो हम करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, 10 raised to power 8 को 10 raised to power 64 लिख देंगे, इसको 10 raised to power 8 into 10 raised to power 8 कर रहे हैं ना, तो ये पावर प्लस होगी। This is the reason it is 10 raised to power 16. Bhavya, is it clear now? हमने 10 raised to power 8 की स्क्वायर की है। 10 raised to power 8 की जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो it will become 10 raised to power 16. It is not 10 raised to power 64. Is that clear, Bhavya? All right. Okay. तो बच्चे दिस इज हाउ, यहाँ आपको एक्सपोनेंट्स को सही तरीके से करना है, आप गलती नहीं कर सकते इसमें। यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दी कैलकुलेशंस प्रॉपर्ली। ओके बच्चे, ऑलराइट। तो बच्चे आज हम यहीं रुकेंगे, वी विल स्टॉप हियर टुडे। नेक्स्ट क्लास विल बी पिकिंग अप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है वो पिकअप करेंगे, एंड हाउ इट चेंजेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन अर्थ। ओके, what are the various factors which affect it, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे।